हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हम सब्लिमेशन, डिपोजिशन, केल्विन, सेल्सियस पढ़ चुके हैं। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि क्या इफ़ेक्ट होता है अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं। बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। अगर हम प्रेशर लगाएं या टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं तो हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा ये बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे स्टोर की जाती है। अगर इनका एक एटमॉस्फेयर भी प्रेशर में चेंज हुआ, डिक्रीज़ हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट गैसियस स्टेट में बदल जाएगा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएंगी अगर उनमें एक भी एटमॉस्फेयर का चेंज आता है तो। इसलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। बोथ टेम्परेचर यानी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही, अगर इन दोनों में से किसी में भी चेंज हुआ तो स्टेट ऑफ मैटर बदल जाएगा, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी में भी चेंज हो सकता है। अब मैं एक फ्लो चार्ट बना रही हूँ, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। ठीक है, अब अगर हम सॉलिड से लिक्विड में जाएं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जी, उस प्रोसेस को कहते हैं हम फ्यूजन। ठीक है, अगर हम लिक्विड से गैस की तरफ जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। अगर हम गैस से सॉलिड की तरफ जाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिपोजिशन। जैसे आपने देखा होगा कि जो वाटर वेपर होते हैं एटमॉस्फेयर में वो डायरेक्टली आइस फ्रॉस्ट में चेंज हो जाते हैं, तो वो डायरेक्ट गैस होती है वाटर वेपर और आइस फ्रॉस्ट सॉलिड होती है, तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। अब अगर हम सॉलिड से गैस में जाएंगे तो सब्लिमेशन, जैसे कैम्फर का एग्जांपल दिया था मैंने आपको। गैस से लिक्विड की तरफ जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, और अगर लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। तो हम सब्लिमेशन, डिपोजिशन इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हम मूव करते हैं कि वेपोराइजेशन क्या होता है, या फिर जिसको आप इवेपोरेशन के नाम से भी जानते हो। तो व्हाट इज इवेपोरेशन? चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स at any temperature below its melting point। चेंज ऑफ लिक्विड यानी अगर चेंज होगा लिक्विड का उसके वेपर में किसी भी टेम्परेचर पे बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो हम उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट पे चेंज हुआ तो फिर वही वो तो मेल्ट हो जाएगा, है ना। तो इवेपोरेशन क्या होता है, भाप कैसे बनती है ना, वो इवेपोरेशन से ही होता है। तो चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर below its melting point is called evaporation। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आपकी मम्मी ने कपड़े धोए और वो कपड़े गीले और सूखने के लिए डालती हैं वो, तो एग्जाम्पल हो गया वेट क्लॉथ्स। ठीक है, तो फैला के डालती हैं क्योंकि पार्टिकल जो है लिक्विड के वो मोशन में होते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। मैंने पहले ही बताया था, काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूवमेंट होती है। ठीक है, तो जैसे आप उसको हीट दोगे, ठीक है, तो उसके सरफेस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। भाई सरफेस की काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी जैसे हीट दोगे। कपड़े जो फैल के डालते हैं, सरफेस की काइनेटिक एनर्जी हीट होती है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो सरफेस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है। तो देख लेती हूँ, सरफेस काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सरफेस का वो ब्रेक हो गया। ठीक है, इसलिए ही हम इवेपोरेशन को क्या बोलते हैं, सरफेस फिनोमिना बोलते हैं। इसलिए ही हम इवेपोरेशन को क्या बोलते हैं जी, सरफेस फिनोमिना बोलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन को क्या क्या चीज़ अफेक्ट करती हैं? पहला, सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, एक बार मैं इवेपोरेशन लिख दूँ कि सरफेस फिनोमिना होता है, हाँ जी लिख दिया। अब जो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। वो चीज़ मैंने आपको बता दी कि भाई आप गीले कपड़े इसलिए तो फैला कर डालते हो कि सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो इवेपोरेशन जल्दी होगा तो सूख जल्दी जाएंगे। अब दूसरा है टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन। तीसरा, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा, इवेपोरेशन उतनी कम। ठीक है, ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा, इवेपोरेशन उतनी कम। अब हम समझते हैं कि ह्यूमिडिटी क्या होता है।
तो जी वाटर वेपर जो प्रेजेंट होते हैं एयर में, वो जो होता है वही ह्यूमिडिटी कहलाता है। जैसे जिस दिन बारिश होती है उस दिन वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होते हैं ना हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उस दिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उस दिन इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा कम होगी। अब एयर के अंदर एक लिमिट होती है वाटर वेपर को होल्ड करने की, ठीक है। अगर वो हाई हो जाएगी तो इवेपोरेशन ऑब्वियस है, वो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया। अब डी पार्ट, इंक्रीज इन विंड, जितनी ज़्यादा हवा तेज उतना ज़्यादा इवेपोरेशन। तो ये 4 फैक्टर हो गए आपके, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर से इवेपोरेशन जो होता है वो आपका इफेक्ट होता है। नाउ हाउ डज इवेपोरेशन काउजेस कूलिंग, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है। तो जो लिक्विड होता है वो इवेपोरेट करना चाहता है, ठीक है। द लिक्विड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। जो लिक्विड के पार्टिकल है वो एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से एनर्जी को। क्यों? क्योंकि भाई वो अपनी उस एनर्जी को जो वो खो चुके हैं इवेपोरेशन के टाइम पे उसको रिगेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब वो एब्जॉर्प्शन करते हैं एनर्जी का तो उसकी वजह से सराउंडिंग जो है वो ठंडी फील होती है, यानी कि सराउंडिंग जो है वो कोल्ड फील होती है। तो लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, वो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से सराउंडिंग जो है वो ठंडी फील होती है। अब एनर्जी जो है वो लॉस्ट कहाँ पर हुई थी, इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन प्रोसेस इससे पहले मैंने बता चुकी हूँ, ठीक है। अब उसके वजह से कूलिंग कैसे होती है ये समझते हैं। तो हम लेते हैं नेल रिमूवर। नेल रिमूवर क्या होता है, एसीटोन, जिससे नेल पॉलिश रिमूव होती है। उसको हमने पाम पे डाला एसीटोन को, तो हमारी पाम जो है वो ठंडी फील होगी। क्यों? क्योंकि पाम की जो अपनी हीट है, ठीक है, जो पाम की अपनी हीट है वहाँ से पार्टिकल्स जो है वो गेन करेंगे एनर्जी को, ठीक है, या फिर सराउंडिंग से गेन कर लेंगे और इवेपोरेट हो जाएंगे, ठीक है। इसकी वजह से वो पाम ठंडी होगी। सेम रूफ़ या शॉप के बाहर जो पानी समर्स में हम स्प्रिंकल करते हैं उसकी वजह से सराउंडिंग जो है वो ठंडी फील होती है, क्योंकि वो हीट लेती है और हीट जो लेती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वो ज़्यादा होती है और उसकी वजह से जो है कूल फील होता है, ठीक है। अब हम थोड़े से और एग्जांपल देखते हैं। वाई शुड वी वियर क्लॉथ्स इन समर, कॉटन क्लॉथ्स हम क्यों पहनते हैं भाई, कॉटन क्लॉथ समर में क्यों प्रेफर किए जाते हैं। तो क्या होता है जी, समर में हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग करती है, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पे लिक्विड के, वो एनर्जी गेन करते हैं तो सराउंडिंग से या हमारी बॉडी से। तो कॉटन इट इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोज इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन, ठीक है। तो जो कॉटन होता है वो एक अच्छा एब्जॉर्बर है, ठीक है। ये क्या करता है, स्वेट को एब्जॉर्ब करता है और एक्सपोज कर देता है इन्वायरमेंट में। और इससे क्या होता है, जो पार्टिकल ऑफ स्वेट है वो गेन करते हैं एनर्जी, कहाँ से, हमारी बॉडी से, ठीक है। और इसकी वजह से बॉडी जो होती है उसको ठंडक महसूस होती है, वो फील करती है कि कूल हो रहा है, ठीक है। और ये स्वेट जो है ये वेपर की फॉर्म में होते हैं, हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो बॉडी को हीट है ये क्या है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, लास्ट एग्जांपल। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों दिखते हैं हमें आउटर सरफेस पे, अगर पानी का ग्लास ठंडा है तो क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है और जो पानी का ग्लास है उन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है। तो वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ग्लास, जो वाटर वेपर है वो एयर में प्रेजेंट जो है वो ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं और अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 2 स्टेट और बच रही है, प्लाज्मा, बोस एंड कंडेंसेट, वो भी पढ़ाऊंगी और हम मिलेंगे फिर से इजी लर्निंग क्यूब पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी के भी। ओके।